प्रिय छात्र एवं छात्रों, सूचना के स्रोत चैप्टर के अंतर्गत आज मैं आपको रेडियो के बारे में बताएंगे कि रेडियो किस प्रकार से सूचना के स्रोत के लिए उपयोग किया जाता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत इससे हम किस प्रकार से सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं इत्यादि के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। इसकी पूर्व की कक्षाओं में हमने आपको ऐसे कई माध्यम बताए जिनका प्रयोग करके आप सूचनाओं को कलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि सूचना जब तक आपके पास सूचनाओं का कलेक्शन नहीं होगा, अच्छी तरीके से सूचनाओं का भंडार नहीं होगा, आप किसी भी फील्ड में अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। सूचना के स्रोत से अभिप्राय, उसके भंडार से अभिप्राय यह है कि आप जिस फील्ड में हो उसकी अच्छी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी, आपके पास ज्ञान का अभाव होगा, तो आप अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से आप उसमें अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके पूर्व हमने आपको डाक निर्देशिका के बारे में बताया था, ईयर बुक के बारे में बताया था, इसके साथ में एनुअल रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की जाती है, किस तरीके से उसको रीड करना चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के लिए उसमें से अच्छी हो सकती है इत्यादि के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही साथ हमने आपको रेलवे टाइम टेबल के बारे में भी जानकारी दी थी, वायुयान निर्देशिका के बारे में भी जानकारी दी थी। इन सब से आपको हमने बताया था कि ये किस तरीके से आपके लिए उपयोगी हो सकती है, किस तरीके से ये आपकी कंपनी के लिए कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के छात्र हैं। आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं किसी भी ऑफिस में एक निजी सचिव के रूप में कार्य करेंगे, व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करेंगे, कार्यालय सहायक के रूप में काम करेंगे, या फिर आशुलिपिक के रूप में काम करेंगे, तो आपके पास में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपके लिए बहुत ही ज़रूरत इसकी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो आप कहीं से भी आपको अगर लगता है कि हमारे लिए ज्ञान की आवश्यकता है, तो आपको वहाँ से उस ज्ञान को कलेक्ट करना है, क्योंकि आप जब एक निजी सचिव के रूप में काम करेंगे तो वहाँ पर अगर आपके पास सूचनाओं का अभाव है, तो आप उस पद पर अच्छी तरीके से आप काम करने में अक्षम नहीं हो पाएंगे, आप असमर्थता वहाँ पर महसूस करेंगे। तो हमने जो इत्यादि के बारे में हमने बताया था, उसी के क्रम में आज हम आपको रेडियो के बारे में बताते हैं कि रेडियो आपके लिए किस प्रकार से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभा सकता है, कौन कौन सी जानकारी आप रेडियो के माध्यम से ले सकते हैं। रेडियो का सूचनाओं के स्रोत के रूप में प्रयोग। रेडियो एक ऐसा शब्द है जिसको जब हम याद करते हैं या कोई रेडियो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो हमको बहुत पुराने समय की याद आती है, हमारे दादाजी के समय की याद आती है, क्योंकि रेडियो का प्रचलन आज से बहुत समय पहले होता था। उस समय किसी प्रकार के ऐसे संसाधन नहीं थे जैसे टेलीविज़न, इसमें हम आराम से चित्र के माध्यम से देख सकते थे, ऐसा कुछ उस समय सुविधा नहीं थी। रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जिनसे हम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते थे। अगर आजकल भी रेडियो की उपयोगिता की बात की जाए, तो वो किसी भी तरीके से रेडियो की उपयोगिता कम नहीं हुई है, क्योंकि आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रेडियो की जो पहुँच है वो बहुत ज़्यादा है। जितने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोग रेडियो के माध्यम से आज भी उन सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और
इत्यादि सब हम रेडियो के माध्यम से ही प्राप्त करते थे और आज भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह सबके पहुंच के पास में है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, कॉस्टली ना होने की वजह से सभी इसको आसानी से अपने पास में सुविधाजनक तरीके से रख पाते हैं। तो रेडियो एक ऐसा यंत्र है जिसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, इसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, जो वक्ता हमारे सामने बोल रहा है, जो हमको समझा रहा है, उसकी बातों को सुन करके ही हम उसके द्वारा दी गई जानकारी का हम अनुसरण करते हैं, उसको मानते हैं, उसके फैक्ट को हम याद रखते हैं। तो रेडियो सिर्फ एक ऐसा यंत्र है जिसमें सिर्फ सुन करके हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, रेडियो एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम सिर्फ सुनकर सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब रेडियो के बारे में आपने जाना कि इसमें सिर्फ सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसी इसके काम करने की प्रणाली है। सुन करके हम उसमें पता कर लेते हैं, जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है वो हम उससे हमको जानकारी उसकी हो जाती है। रेडियो की जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो आज की प्रणाली नहीं, बहुत पुराने समय की प्रणाली है। इसमें बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। इसमें बताते हैं कि जो हर्ट्ज थे, हर्ट्ज के ने जो सिद्धांत दिया था सिद्धांत, उस सिद्धांत के आधार पर मार्कोनी ने इस रेडियो के माध्यम से ध्वनि तरंगों को भेजने का प्रयास किया था, संदेश अपने भेजे थे। उसी के आधार पर रेडियो का निर्माण हुआ था और हमारे यहाँ पर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किया था और जो मार्कोनी ने हर्ट्ज के दिए गए सिद्धांत के आधार पर काम किया और उसको रेडियो का रूप दिया था। तो रेडियो के अगर कार्य प्रणाली के बारे में बात की जाए, रेडियो की उपयोगिता की बात की जाए, तो जैसी उपयोगिता बहुत पहले समय पर थी वही उपयोगिता आजकल भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो आज भी लोग हैं। तो आजकल भी उनके द्वारा जो इसकी उपयोगिता है वो कम नहीं हुई है। वो अभी भी रेडियो के माध्यम से ही सूचनाओं को सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो मनोरंजन की सूचना हो, चाहे किसानों की सूचना हो या समस्या हो इत्यादि के बारे में वो रेडियो ही ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सबके पहुंच के पास में रहता है, आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से इसका प्रसारण किया था, उस समय भी रेडियो ही था। रेडियो के माध्यम से ही उन्होंने अपने देश के जितने भी लोग थे, जो जनता थी, उसको वहाँ पर 1942 में उन्होंने रेडियो प्रसारण करके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो रेडियो की अगर इसकी चर्चा की जाए, उसकी उपयोगिता की, तो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। ठीक है,
तो अभी हमने आपको जैसे जगदीश उसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया। सभी लोग जानते हैं कि ये समय जब जगदीश सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और वो यहाँ थे भी नहीं, भारत छोड़ करके जर्मनी जा चुके थे और वहाँ से उसका प्रसारण किया था। तो इसकी उपयोगिता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। हमारे देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे आप देख लो कि छोटे छोटे जो चौराहे होते हैं, छोटी पान की जो दुकानें हैं, नाई की जो दुकान होती है, मिठाइयों की जो दुकान होती है, जहाँ पर लोग बैठ करके अभी भी बातचीत करते हैं, वहाँ पर आज भी रेडियो ही अपना स्थान बनाए हुआ है, क्योंकि वहाँ पर रेडियो बजते हैं और उनके द्वारा वो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, खबरों को का श्रवण करते हैं, चाहे वो मनोरंजन की हो बात, चाहे उसमें चिकित्सा की बात हो, सभी वहाँ पर आज भी आपको यही देखने को मिलेगा। वो छोटे छोटे कौन से क्षेत्र हैं, चाहे चाय की दुकान, नाई की दुकान, नुक्कड़ चौराहे, पर जो स्थित दुकानें होती हैं, स्थित दुकानों पर आज भी आप देखेंगे कि वहाँ पर रेडियो की ही चर्चा होती है, रेडियो के माध्यम से ही वो लोग अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हैं, दादा दादी हैं, ये रेडियो की शुरुआत उनके समय से है। उनके भी पिताजी रेडियो का ही श्रवण करते थे। तो भले ही आजकल इतना मॉडर्न युग आ गया है, मॉडर्न समय आ गया है, लेकिन उनके द्वारा आज भी रेडियो का श्रवण किया जाता है, रेडियो सुना जाता है, क्योंकि आप कह सकते हो कि वो उनको एक प्रकार से विरासत के रूप में मिला है। उन्होंने वो समय महसूस किया है जब उनके समय पर चलचित्र जैसी कोई सुविधा नहीं होती थी, तो वो रेडियो से आज भी रेडियो को सुनते हैं, अपने पास में रखते हैं। ठीक। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि रेडियो से किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र की हमें सूचनाएं मिलती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र की, है ना, कृषि के क्षेत्र की हमको जानकारी मिलती है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को दी जाने वाली जानकारी। उसके बाद में मनोरंजन के क्षेत्र की, मनोरंजन के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में
विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्रीय, राज्य, देश या विदेशों के समाचार, ये भी हमको रेडियो के माध्यम से मिल जाते हैं। रोजगार के संबंध में विज्ञान के संबंध में प्रसार के लिए ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमको रेडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। बस ये है कि आपको जानकारी लेने की चाह होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है, इसके माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं। आप देखते हैं कि आकाशवाणी पर नित्य प्रतिदिन हर पल, हर घंटे, हर क्षण उसमें से लोग जानकारी हमको देते रहते हैं। लोग फ़ोन तक करते हैं, ऐसे प्रोग्राम उसमें चलाए जाते हैं, लोग फ़ोन करते हैं और वहाँ पर अपने मन की बात उनके सामने रखते हैं और वो किसी न किसी के बारे में जानकारी देते हैं कि ये मैंने किसके लिए फ़ोन किया। उनको याद भी करते हैं कि मैं उनसे बात नहीं कर पाया, मैं उनको जानता था या फिर उनका नंबर नहीं है हमारे पास, तो आज वो मैं उनके लिए कुछ ये 2 शब्द कहना चाहता हूँ, इस तरीके की बातें। इससे क्या होता है कि लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में मिलते हैं। अगर दूसरा भी सुन रहा होगा उस समय अगर उस रेडियो को, तो उसको भी फील होता है कि हाँ कोई व्यक्ति था जिसने हमें आज याद किया, कि हमको वहाँ पर मिला था। तो ये मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को ज़्यादा करीब में लाया था, है ना, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है ना। जब रेडियो की शुरुआत हुई थी तब और कोई साधन नहीं था सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, है ना। तो उस समय रेडियो के द्वारा ही जो सरकार की जितने भी कामकाज होते थे, योजनाएं होती थी, उन योजनाओं का प्रसारण जो है वो रेडियो के द्वारा किया जाता था। तो योजनाओं की जब बात हुई है तो ऐसा नहीं है कि अब योजनाओं का प्रसारण इस पर नहीं किया जाता है। जो नई योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में भी जानकारी इस पर दी जाती है। योजनाओं के बारे में जानकारी। तो पहले भी योजनाओं, क्योंकि उस समय और कोई दूसरा माध्यम ही नहीं था, यही एक माध्यम था लोगों को अपनी सूचनाएं बताने के लिए। योजनाएं देश के जितने भी अन्य कामकाज होते थे ये लोगों तक ज़्यादातर पहुँचे, तो रेडियो एक माध्यम था, रेडियो से ही सूचना दी जाती थी। क्योंकि पत्र, हर सरकार की जितनी योजनाएं हैं अगर वो पत्र के माध्यम से लिख करके भेजी जाए तो ये पता ही नहीं चलेगा कि उस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, किस किस को पत्र भेजे जाएं। रेडियो एक माध्यम था, टेलीकास्ट कर दिया रेडियो पर अपनी खबर को और वो सब लोग सुनते थे। उस समय पता होता था कि किस समय न्यूज आएगी, उस समय लोग खोल करके बैठते थे। यहाँ तक आप लोग पता नहीं सुने होंगे रेडियो को, नहीं मैं अपने नाना जी के साथ में बैठता था तो शाम को 7:15 बजे उनमें खबर आती थी, 8-10 पर आती थी। उस समय वो रेडियो अपना चालू करके बैठते हैं और अपना आज भी वो खबरें अपने उससे सुनते हैं। उनके पास में अगर मैं बताऊं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उनके पास में फिलिप्स का एक रेडियो था, उस रेडियो के माध्यम से वो आज भी अपनी खबरें उसमें सुनते हैं।
और उनको लगता है कि जो ये टेलीविज़न का जो युग है ये उस समय के युग से बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया है, लेकिन चूंकि उनका जीवन उसी रूप में व्यतीत हुआ है तो उनको आज भी उस रेडियो से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। उसमें कब सेल ख़त्म हो जाते हैं, कब बैटरी उसकी डाउन होती है, कैसे वो पूरा ध्यान उसका मेंटेन करके रखते हैं। तो रेडियो के हमने बताया कि सरकारें अपने उस समय जितने भी उनके कामकाज होते थे, अधिकारियों के बारे में, योजनाओं के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में, ये सब उसमें रेडियो के बारे में आता था, है ना। रेडियो पर हमने बताया इसे कृषि के क्षेत्र में इसमें किसानों के बारे में सारी जानकारी दी जाती थी। हर सीजन के अनुसार कौन कौन सी फसलें उसमें होती हैं, कौन कौन सी फसलें बोई जानी है, और उसमें फसलों के बारे में जानकारी, फसलों के बारे में जानकारी, है ना। तो जब कृषि की बात होती है तो रेडियो पर जो कृषि क्षेत्र के जो वैज्ञानिक होते थे, जो सलाहकार लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो रेडियो पर आते हैं और फसल के बारे में जानकारी देते हैं कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, इस समय कौन सी फसल बोई जाएगी, ठंडी के मौसम में कब से कौन सी फसल बोई जाएगी, उनमें और किस समय बोना ज़्यादा उचित रहेगा, है ना। कितनी मात्रा में हेक्टेयर पर कितना बीज उसमें बुआई में डालना है, किस तरीके से उसकी निराई करनी है, कितने दिन में उसमें पानी लगाना है, यहाँ तक कि उसमें खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी एक्सपर्ट के द्वारा, जो उसमें कृषि के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये सारी उसमें खबरें प्रकाशित की जाती हैं, बताई जाती हैं। लोग उन्हें सीखते हैं, सुनते हैं, और हमने यहाँ तक भी देखा कि लोग लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है तो उसको लिख करके भी रखते हैं, उसको लिख लेते हैं एट ए टाइम, क्योंकि ये उस समय तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि इसमें रिकॉर्ड करके रख ले, पर जरूरत पड़े तब फिर उसको, है ना। तो वहाँ पर लोग पूरा विस्तार से उसमें समझाया जाता था किसानों के लिए, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई उनमें कोई अवरोध उन्हें बाद में उत्पन्न ना हो। तो लोग लिखते भी हैं, और बहुत वहाँ पर 2-2, 3-3 की एक्सपर्ट की टीम होती है जो साथ साथ में बोलती है, कभी कोई बोल रहा है वो बता रहा है, कभी कोई बोल रहा है ना। तो किसानों की हर समस्या, उसमें हर समस्या का जिक्र, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वहाँ पर विस्तार से रेडियो पर उसकी खबरें प्रकाशित की जाती हैं। उसके बाद में अगर मनोरंजन की बात की जाए तो उस समय का अगर कोई साधन था मनोरंजन का, तो रेडियो ही एक ऐसा साधन था जिससे लोग जिसको मनोरंजन के रूप में प्रयोग किया जाता था। चाहे उसमें पहले चित्रहार लोग सुनते थे, उसमें गाने आते थे। आज भी AIR FM रेडियो पर लोग फ़ोन करते हैं तो अपने मन की बात कहते हैं, फिर लोग गाने सुनाते हैं, या वहाँ पर जो एंकर काम करता है वो अपनी पसंद से थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें आपको गाने सुनाता है। तो आप उनसे लोग मनोरंजन के लिए उसको प्रयोग करते थे, उनको पता है किस टाइम पर ये प्रोग्राम आएगा और उसमें मनोरंजन की बात होगी। फिल्मों के बारे में भी उसमें जिक्र होता था, लेकिन बस ये है कि उसमें दिखाई कुछ नहीं पड़ता था फिल्मों के बारे में, लेकिन ध्वनि जो है वो, क्योंकि हम रेडियो से सिर्फ सुन सकते हैं तो उसमें ध्वनि का आभास बहुत अच्छा होता था। कहानियाँ इसमें सुनाई जाती थी, बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती थी इसमें, कार्टून्स के बारे में। तो इसमें मनोरंजन के लिए चाहे युवा वर्ग हो या वृद्ध हो या फिर बालक ही क्यों ना हो, उनसे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते थे। बालकों को लगता था कि आज कहानी इस प्रोग्राम में आती है तो वो सारे काम छोड़ करके कहानियों पर फोकस करने के लिए बैठ जाते थे कि आज हम अच्छी सी कहानी इसमें सुनेंगे कि आज रेडियो पर कौन सी कहानी प्रसारित होगी। इसमें बीच बीच में बताते रहते हैं कि नेक्स्ट दिन इस समय कौन सा प्रसारण आएगा, तो उसको लोग बड़े ध्यान से सुनते थे और उसी समय रेडियो को ऑन करते थे, अगर बंद है तो उसको चालू करके रखते थे थोड़ी देर पहले ही, और अपने मनोरंजन के लिए उसको बेहद विशेष तौर से इस्तेमाल किया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो जैसे अब इसमें शिक्षा की बात है तो यहाँ पर बालकों के लिए मैंने बताया कि जो कहानियाँ, ज्ञानवर्धक लाभप्रद कहानियाँ सुनाई जाती थी, उससे
जो बालक गण होते थे वो शिक्षित होते थे, उनको एक प्रकार की शिक्षा है कि वो कहानी के माध्यम से समझते हैं, समझाने का तरीका होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो उनको एक सिंबल के रूप में कहानी सुनाई जाती थी, जिसका मकसद है कि उनको शिक्षित किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको किसी प्रकार से समझाया जाए। तो चाहे बालक वर्ग हो चाहे ये किसान है, तो ये किसानों को अगर फसल के बारे में जानकारी दी गई तो ये क्या है, ये किसानों की एक शिक्षा है। किसानों को सिखाने के बारे में एक जो इसमें एक प्रोग्राम आया, तो इसमें अगर जानकारी दी गई तो उससे जो किसान वर्ग है वो शिक्षित हो गया, उसको नॉलेज हो गई कि हमको 1 बीघे में अगर गेहूँ की बुआई करनी है तो कितने केजी हमको गेहूँ उसमें डालना है, किस समय डालना है। यहाँ तक कि उसमें ये बताया जाता था कि अगर खेत में पानी कम है तो पहले खेत में पानी लगाएं, फिर उसको थोड़ा कुछ दिन रहने दें, फिर उसकी जुताई करें, कितनी बार उसकी जुताई करनी है, फिर उसमें कितनी आर्द्रता होनी चाहिए, तब आपको उसमें गेहूँ बोना है। इससे कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा आर्द्र हो जाए तो फिर उसमें दिक्कत आपको हो। तो ये सब विशेष, तो ये एक प्रकार की शिक्षा ही है। इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं भी इस समय। जो लोग उसको सुनते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है। महिलाओं को जानकारी दी जाती थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये जो प्रोग्राम इसमें आते हैं ये किसी न किसी तरीके से सबको शिक्षित ही करते हैं। तो ये इसका प्रयोग शिक्षा के रूप में भी होता है। दूसरा, अगर इसमें बात हम करें चिकित्सा के क्षेत्र की, तो चिकित्सा के लिए, क्योंकि इसमें जो डॉक्टर्स होते थे, डॉक्टर्स के पैनल इसमें बैठता था और इसमें बात करता था कि आज हम किस संदर्भ में किस बीमारी के लिए यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में वो एक्सपर्ट वहाँ पर बताते हैं। लोग उसमें कॉलिंग की भी सुविधा होती है, लोग कॉल करके उस समय पूछते भी हैं कि जैसे उसमें एक नंबर दिया जाता था, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्ट आ गया, क्योंकि पहले तो इतनी कोई व्यवस्था थी नहीं टेलीफोन की, तो पहले लोग सुनते थे, लेकिन इस समय कॉलिंग की भी सुविधा कर दी है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कॉल करके उस समय जो वहाँ पर डॉक्टरों का जो पैनल बैठा हुआ है आप उनसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जिस बीमारी पर चर्चा करना है उसके बारे में वो पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर जो चिकित्सा की बात की गई है, तो चाहे वो किसी पर्सन की, मतलब मनुष्य के रोगों से संबंधित हो, या फिर यहाँ पर पशुओं से संबंधित अगर कोई बीमारी है, उनकी चिकित्सा संबंधी जानकारी भी यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा दी जाती थी। क्योंकि जानवरों में भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उनके बारे में अगर किसानों को अच्छी तरीके से जानकारी होती है तो वो प्रयास करते हैं कि उनका जो जानवर है वो स्वस्थ हो रहे, और अगर कोई बीमारी हो गई है तो वो जल्दी से और स्वस्थ हो जाए, इसके लिए यहाँ पर फोकस किया जाता है। दूसरा ये है यहाँ पर खान पान के बारे में जानकारी। खान पान से अभिप्राय ये है कि ये हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें जो रेसिपी होती है वो महिलाओं को सिखाने के लिए, उसमें महिलाएं आती हैं, बोलती हैं, बताती हैं कि आज हम आपको कौन से रेसिपी के बारे में जानकारी देंगे, आपको उसे कैसे बनाना है। बस हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा इतना पूरा प्रयास किया जाता था कि उसको डिटेल में मात्रा के अनुसार भी बताया जाता है। यहाँ तक कि जब आप उसे पकाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाना चाहिए, तब दूसरी चीज़ आपको मिलानी है, कैसे बॉईल करना है, कैसे फ्राई करना है, कितनी देर तक करना है, ये सब उसमें रेसिपी के रूप में भी सिखाया जाता है। तो ये जानकारी दी जाती है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम आपका ध्यान अपने टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं कि रेडियो का सूचनाओं के स्रोत के रूप में कैसे उपयोग आप करते हैं। तो सूचना है, चाहे वो शिक्षा संबंधी सूचना हो, चाहे चिकित्सा संबंधी, चाहे खान पान की सूचना तो सूचना होती है। और जहाँ से भी हमको सूचना मिल जाए, जहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है और आपको रेडियो के माध्यम से पता चल रही है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि रेडियो सबसे कहते हैं कि बहुत पुराना यंत्र है, और उससे अगर सूचना मिल रही है तो अच्छी सूचना होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि खान पान के बारे में भी हम सूचनाएं रेडियो से प्राप्त कर सकते हैं। रेसिपी और महिलाएं उसमें बोलती हैं तो दूसरी महिलाएं लिखती
सीखती भी हैं उस रेसिपी को और बनाने का भी प्रयास करती हैं, ताकि उनको किसी प्रकार से उनको पता चले कि जो रेसिपी बताई गई थी, जो विधि बताई गई है खान पान की, वास्तव में कारगर है कि नहीं कारगर है। ठीक है। उसके पश्चात समाचार के बारे में, उसमें हर घंटे में आधे घंटे पर एक बुलेटिन आता था, 5 मिनट का 10 मिनट का बुलेटिन, विस्तार से खबरें या संक्षेप में खबरें, और उसमें क्षेत्रीय हो चाहे आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, राज्य स्तर से या देश की या विदेश की जितनी भी खबरें होती थी जो तत्काल में उनको पता चलती थी, वो रेडियो के माध्यम से प्रसारित हो जाती थी। और जो उनकी अगर आप ये देखेंगे जो वाणी होती थी, वाणी की जो मधुरता है वो इतनी स्पष्टता होती थी कि आप उसे बड़े आराम से समझ सकते थे। इसमें ऐसा लगता था कि कितनी मधुरता है वाणी में। जिस प्रकार से जब खबरों का जो प्रसारण होता है या अन्य जितने प्रोग्राम होते हैं तो वो बड़ी ही शांत मधुर वे में उनके द्वारा बताया जाता था, तो सुनने में भी बड़ा इंटरेस्ट आता है और अच्छा भी लगता है। तो खबरों के लिए तो रेडियो पहले से ही विख्यात है। जब हमने अभी आपको बताया सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ से प्रसारण किया, तो जब जर्मनी से प्रसारण हो सकता है तो उसका प्रसारण भी इसीलिए किया गया था क्योंकि जनता के ज़्यादा संपर्क में होता है। ठीक है। तो समाचार के लिए तो इसकी जो महत्ता है, जो भूमिका है, उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता, कोई नकार ही नहीं सकता है, और आज भी लोग उसको सुनते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात में अगर बात की जाए रोजगार के संबंध में, तो रोजगार के संबंध में भी इसमें बुलेटिन अब आते हैं, बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पर आप रोजगार के संबंध में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें रोजगार परक बनाने के लिए प्रशिक्षण के लिए जो स्कीम्स चल रही, जो योजनाएं चल रही, उनके बारे में भी बताया जाता है। कोर्स के बारे में भी बताया जाता है कि यदि आप इतनी योग्य हैं, योग्यता आपके पास ये है और आप अगर ये काम करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, तो रोजगार के बारे में भी इसमें जानकारी दी जाती है। तो रोजगार से अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि रोजगार से अभिप्राय यही है कि यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं या सरकार की रोजगार उपलब्ध कराने की, रोजगार परक बनाने की यदि कोई स्कीम है तो वो इसके बारे में बताती है। इसमें रोजगार सिखाने के लिए भी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी इसमें जानकारी आपको दी जाती है। जैसे मान लीजिए गांव में पशुपालन होता है, तो पशुपालन एक प्रकार का काम ही है, उससे भी लोगों को रोजगार मिलता है। उससे लोग दुग्ध पालन, दुग्ध जो होता है उसको सप्लाई करते हैं, तो एक प्रकार का रोजगार है, तो उसकी जानकारी दी जाती है ना। जैसे लोग मुर्गी पालन का काम करते हैं, है ना, भेड़ पालन के काम करते हैं, तो ये सब रोजगार पर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे मधुमक्खी पालन है तो उनकी देख रेख, उनके प्रशिक्षण के बारे में जानकारी, जो योजनाएं सरकार से चल रही, कैसे आप संपर्क कर सकते हैं, कौन से विभाग से आपको संपर्क करना है, और ये सब इसमें जानकारी दी जाती है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि उसे सेल्फ एम्प्लॉय बनाने के लिए भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो रेडियो भी इसमें रोजगार के क्षेत्र में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में भी इसमें जानकारी आपको दी जाती है ना। विज्ञान साइंस के संबंध में जानकारी आपको इसमें मिलती है कि हमारे देश में कभी कभार ऐसे टॉपिक आते हैं, उसमें ऐसे प्रोग्राम आते हैं कि हमारे देश में के बारे में जितने यंत्र हैं उनके बारे में भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो इन प्रोग्रामों को आप अटेंड करके विज्ञान के बारे में जानकारी, अस्त्र शस्त्र हमारे देश के पास में कितने हैं, कौन कौन से इनकी मारक क्षमता क्या है, ये आपको इसमें बताया जाता है। और कभी कभार तो जैसे कोई एक टॉपिक ही ले लेते हैं उसमें आपको समझाने के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि टेलीविज़न का टॉपिक ले लिया, तो टेलीविज़न का आविष्कार किस प्रकार से हुआ, कौन सी कार्यप्रणाली पर ये वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, से सूचनाएं कैसे प्राप्त होती हैं, सूचनाएं कैसे कलेक्ट होती हैं, उसके बारे में भी आपको इसमें विस्तार से वहाँ पर सिखाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि विज्ञान का जो प्रशिक्षण है, जो हमारे यहाँ पर यंत्र हैं जिनका उपयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है, उनके बारे में भी इसमें विस्तार से जानकारी दी जाती है।
एक एक इन्वेंशन के बारे में, एक खोज के बारे में इसमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिससे कि अगर कोई युवा वर्ग उसे सुन रहा है तो उसको वो जान करके उसको हर्ष हो, उसकी ज्ञान में वृद्धि हो, या कोई बुजुर्ग भी अगर वो सुने तो उसको फील हो कि हाँ हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर ऐसे यंत्र हैं, या अभी अगर उनके पहुँच से परे हैं तो उनको ऐसा आभास हो कि कल को ये यंत्र हमको मिलेंगे। तो किसानों के लिए भी यंत्रों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। ठीक है, उसके पश्चात ये प्रसार के लिए हमने इसमें आपको बताया। प्रसार का मतलब ये है कि अगर कोई प्रसारण करना है, कोई सूचना है, आप चाहते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाए, तो रेडियो इसमें अहम भूमिका निभाता है प्रसार के क्षेत्र में। ठीक है, प्रसार का मतलब जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही आपका प्रसार कहलाता है। इसीलिए जो रेडियो पर जो भी कार्यक्रम आते हैं वो कहते हैं आज इसका प्रसारण होना है ना, प्रसारित करना, प्रसारण करना, है ना। तो ये प्रसार का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाना उसे। ठीक है, तो आज आपने ये देखा कि रेडियो किस प्रकार से अहम भूमिका निभाता है। अब इसी के क्रम में एक बात हम और आपको बताना चाह रहे हैं। आप इस समय रेडियो की उपयोगिता के बारे में पढ़ रहे हैं कि रेडियो किस प्रकार से काम करता है, इसके कार्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जानकारी हमको रेडियो से प्राप्त होती है, आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबकी पहुंच के पास रहता है, आसानी से ये हमें उपलब्ध हो जाता है। तो अगर आप एक युवा भी हैं और आपके अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का शौक़ है, आपको आप एक जिज्ञासु छात्र हैं, तो आपके पास में हमारे हिसाब से रेडियो होना चाहिए जिसमें सिर्फ हम सुनते हैं, इसमें हम सिर्फ सुनते हैं अपने काम की चीज़। इसमें हम देखने का भी कोई सिस्टम नहीं होता है, जिससे आंखों पर रेडिएशन का भी असर नहीं होता है, हमारी आंखें भी नहीं खराब होती हैं। आप एक स्लो मोड में लगा करके उसको रख दें, और ऐसा नहीं कि सब सारी चीज़ें आपको सुननी है। आप जिस फील्ड की इंफॉर्मेशन आप उससे कलेक्ट करना चाहते हैं उस फील्ड की इंफॉर्मेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा एक मन की बात का प्रोग्राम होता है ना? आप सभी लोग जानते होंगे मन की बात। मन की बात ये जो प्रोग्राम है ये 2014 में पहली बार प्रसारित किया गया था, 2014 में। और इसका जो श्रेय है वो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा ये मन की बात की जाती है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, हमारे देश के माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं। इन्होंने ये प्रोग्राम क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि रेडियो जो है वो सभी के संपर्क का एक केंद्र है, सभी के संपर्क का केंद्र है। नहीं तो वो कोई अन्य प्रोग्राम रख सकते थे, टीवी पर कोई अपना एक प्रोग्राम रख लेते, है ना। लेकिन उन्होंने ये आवश्यकता समझी कि जो रेडियो है, रेडियो की उपलब्धता देश के
सभी नागरिकों तक है। देश के सभी नागरिकों तक है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात का जो प्रोग्राम है उसको इसमें रखा। अब इसमें क्या प्रोग्राम होता है, ये मोदी जी पहले जब इसकी बात करते हैं तो ये वहाँ लोगों से विचार मांगते हैं कि एक मन की बात के लिए किस टॉपिक पर बात की जाए, कौन सी बात ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग बताते हैं, राय देते हैं कि अगर ये जानकारी लोगों को पता चले तो लोग इससे लाभान्वित होंगे, है ना। तो उसके संदर्भ में लोगों के मन की बात के प्रोग्राम के लिए बहुत सारे पत्र भेजे जाते हैं। उन पत्रों में देखा जाता है अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, किसी ग्रामीण में किसी महिला ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो उसकी भी बात इसमें रखी जाती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति है। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो मेहनत करने वाले जितने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिन्होंने कुछ नया करके दिखाया है और जिनके पीछे किसी का ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी मेहनत से काम किया और लोग उससे जुड़ रहे हैं, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है ना। कोई नई बात होती है जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो लोग अगर ऐसा करें तो इससे हमारे देश को और रफ्तार मिलेगी, देश का हमारे और विकास होगा। अगर वो चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, तो वो मन की बात में कही जाती है। जैसे कि आपने देखा कि कोरोना में भी मोदी जी ने कई बार मन की बात में भी उसको रखा, लोगों से अपील भी की, उनसे बताया कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के जितने नागरिक हैं उन सब के लिए अच्छी बात होगी। सभी लोग इसको मानते भी हैं क्योंकि इसको सुनने वाले बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें संख्या भी होती है, क्योंकि सभी के पास में रेडियो की पहुँच है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये मन की बात का जो प्रोग्राम है, अगर जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग भी सुना करें, पता अब तभी आपको चलेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जैसे स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं उनके पास में संसाधन तो होते हैं, जैसे मान लो आजकल तो फ़ोन भी हैं, सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत अगर रेडियो पर ध्यान देंगे तो आपको इससे मिलने वाली जितनी भी जानकारियां हैं वो आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकती हैं। तो जानकारी कहीं से भी मिले सबको ग्रहण करना चाहिए और अपने स्तर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। तो ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जो रेडियो का जो टॉपिक था, जिससे आप किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में जानकारी यहाँ से मिलती है, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो अपनी जानकारी को बढ़ाएं, तभी आप एक निजी सचिव के रूप में, एक व्यक्तिगत सहायक के रूप में, एक आशुलिपिक के रूप में कारगर हो पाएंगे, अच्छे साबित हो पाएंगे। क्योंकि इन सभी के लिए सूचनाओं का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम बात है सूचनाओं का। क्योंकि अगर सूचनाओं का अभाव आपके पास में है तो आप अच्छी तरीके से डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, ना ही आप कभी किसी से कह पाएंगे कि इसमें ये कमी है, ये नहीं, ये होना चाहिए, या फिर ये सच है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सूचनाओं के स्रोत कोई भी हो, आपको सूचनाओं को कलेक्ट करना है, आप इसमें प्रयास करें अपनी सूचनाओं को बढ़ाने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, एक मॉडल के रूप में साबित हो सकते हैं। इसी के साथ आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपके सामने इसी के क्रम में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं और आपको समझाने का और सिखाने का प्रयास करते हैं।